नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने पत्रकारों को दी सौगात, मीडिया सेंटर का किया शिलान्यास। बोले, पत्रकारों के लिए तैयार हो रहा सुपर हब, सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उठाया कदम। बीकेटीसी मामले में आया नया मोड़, मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने दी सफाई, सवालों में घिरी बीकेटीसी। वन मंत्री के गांव में गुलदार का आतंक, घात लगाकर महिला पर किया हमला, जैसे तैसे ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। और उत्तराखंड बाघ शिकार कांड के मुख्य आरोपी मियां का कोर्ट में आत्मसमर्पण, खोजता रहा वन विभाग, पकड़ने में रहा नाकाम, कोर्ट परिसर में की हिरासत में लेने की कोशिश, वकीलों ने किया बचाव। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हल्द्वानी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। यहां सीएम धामी ने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले मीडिया सेंटर का शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पत्रकारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया सेंटर बनने से कुमाऊं मंडल के पत्रकारों को आधुनिक संसाधनों के साथ ही कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सूचना विभाग की पहल की सराहना करते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के प्रयासों को भी सराहा। मैं सबसे पहले तो आज बहुप्रतीक्षित जो लंबे समय से हल्द्वानी क्या मैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो एक मीडिया सेंटर यहां पर खुलना चाहिए, ऐसा हम सबकी सोच थी, सबकी ज़रूरत थी। तो आज मीडिया सेंटर का आज विधिवत रूप से यहां पर शिलान्यास हो गया है और केवल शिलान्यास ही नहीं हुआ है, इसका प्रावधान हमने इस साल के जो हमारा आम बजट था उस बजट में मैंने स्वयं जो कि बजट प्रस्तुत किया था उस बजट में ही हमने प्रावधान कर दिया था कि मीडिया सेंटर हल्द्वानी में इस बार उसका शिलान्यास करके उसके काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसके खुलने से निश्चित रूप से चूँकि क्या है कि देहरादून से यहाँ जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के अन्य साहित्यकारों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अनेक कामों के लिए जो देहरादून जाना पड़ता था, अब आने वाले समय में उनको यहीं पर उनके आसानी से काम हो जाएंगे। सोमवार को सीएम धामी ने उधम सिंह नगर के सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उधर खटीमा में भी सीएम धामी ने जन जन की सरकार मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने पंचायत और निकाय जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पीएम आवास योजना को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जनपद 2 उत्पाद योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, होम स्टे और स्वरोजगार योजना से अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी से संवाद करता हूँ। आज यहाँ दीदी लाइब्रेरी प्रारंभ हुई है। इस अवसर पर ग्राम सभा के हमारे पंचायत यहाँ पर मिलना हुआ है, संवाद हुआ है और ये हमारे बहुत विकास के पहले पायदान के रूप में ग्राम सभाओं से विकास प्रारंभ होता है और उसकी जो विधि है तो सबसे बातचीत प्रस्ताव भी दिए हैं सभी को आगे। बीकेटीसी को लेकर आरटीआई से हुए खुलासा मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी पर लगे आरोपों को लेकर अब नेहा जोशी ने चुप्पी तोड़ी है। नेहा जोशी ने सफाई पेश करते हुए सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है उसने बीकेटीसी को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीकेटीसी आरटीआई मामले में नया मोड़, मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट कर पेश की सफाई, फिर सवालों के घेरे में बीकेटीसी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के चढ़ावे के पैसों का कहां इस्तेमाल किया जा रहा है,
आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद कई नेताओं पर सवाल उठने लगे थे, जिसमें एक नाम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी का भी सामने आया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। नेहा जोशी ने आरटीआई से हुए खुलासे पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सफाई पेश की है। लेकिन जो कुछ नेहा जोशी ने लिखा, उसने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। दरअसल नेहा जोशी ने साफ शब्दों में लिखा कि पिछले साल बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान गायत्री भवन में रुके कमरों का पूरा भुगतान उन्होंने और उनके साथियों ने खुद नकद में किया था। ऐसे में आरटीआई में उनके नाम से भुगतान दर्शाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। नेहा जोशी का कहना है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि बीकेटीसी द्वारा आरटीआई के जवाब में ये बताया गया है कि उनके और उनके साथियों के प्रवास का भुगतान समिति द्वारा किया गया था। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह झूठ बताते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण तीनों कमरों का भुगतान नकद में किया गया था, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि GMVN में लिए गए 2 कमरों का भुगतान भी खुद किया था। नेहा जोशी ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि यदि भुगतान पहले ही किया जा चुका था तो फिर उनके नाम से दोबारा रसीद कैसे काटी गई। उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि ये या तो साजिश के तहत किया गया कार्य है या फिर योजनाबद्ध तरीके से हो रही अनियमितता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज वो खुद इस मामले की शिकार बनी है, लेकिन भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी व्यवस्था का शिकार हो सकता है। हालांकि इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आरटीआई से हुए खुलासे को नेहा जोशी झूठा करार दे रही हैं, तो फिर बीकेटीसी पर मानहानि का केस क्यों नहीं करवा रही नेहा जोशी? क्योंकि आरटीआई से जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया था। बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दान से ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कराई, जिसमें एक नाम नेहा जोशी का भी था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए नेहा जोशी ने सफाई पेश की है। लेकिन नेहा जोशी की इस पोस्ट ने एक बार फिर बीकेटीसी को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब बीकेटीसी की कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। यदि नेहा जोशी के दावे सही साबित होते हैं तो ये मामला केवल एक गलत रसीद का नहीं बल्कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का रूप ले सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो वन मंत्री के ही गांव में गुलदार की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। मंत्री जी के गांव में महिला पर गुलदार हमला कर देता है, लेकिन वन मंत्री कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। कहां है वन मंत्री सुबोध उनियाल? क्या मंत्री जी भूल गए अपना विभाग? वन मंत्री के गांव में गुलदार का आतंक, क्या अब भी सुबोध उनियाल बने रहेंगे अनजान? पहाड़ में गुलदार का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड के वन मंत्री कहां है, ये सवाल उठ रहा है। क्या मंत्री जी नए विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही पुराना विभाग भूल गए? आए दिन नए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल तो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन क्या वही मंत्री वन विभाग को पूरी तरह भूल गए हैं? अस्पतालों का औचक निरीक्षण, लेकिन वन्य जीव संघर्ष पर ये अनदेखी क्यों है? मंत्री जी पहाड़ के लोग गुहार लगा रहे हैं। अगर वन मंत्री के तौर पर आवाज नहीं सुनाई देती है तो अस्पतालों के औचक निरीक्षण के दौरान ही गुलदारों के हमलों में घायल हुए मरीजों की आवाज सुन लीजिए, और कुछ ना सही तो कम से कम अपने ही गांव पर ध्यान दे दीजिए, वो गांव जहां से आपका एक गहरा नाता है। वन मंत्री जी, पौड़ी का औड़ी गांव क्या आपको याद है? ये आपका ही पैतृक गांव है, जहां एक महिला पर गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो अब क्या फिर आप वही बयान दोहराएंगे कि महिलाएं अगर अकेली जंगल में जाएंगी तो गुलदार तो हमला करेगा ही? अगर फिर से आप यही सफाई देने वाले हैं तो जरा जान लीजिए कि आपके गांव की विनीता देवी पड़ोस के घर से दूध लेकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी घाट लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण जब पहुंचे तो गुलदार महिला को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। ग्राम उड़ी पौड़ी में गुलदार के हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती विनीता देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को गुलदार द्वारा हमला करके घायल किया गया।
परिवार के लोग पास ही थे, तरह उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार वहां से भाग गया तथा महिला को सुरक्षित श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस क्रम में तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचकर वहां पर उसने गश्त प्रारंभ कर दी है तथा क्षेत्र में विभाग की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके क्रम में पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में से तेंदुए को हटाकर क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाए। पौड़ी गढ़वाल के जामला, बलवाड़ा और औणी में लगातार गुलदार के हमले की घटनाएं सामने आई है और अब जब वन मंत्री के गांव तक गुलदार पहुंच गया है, तब सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर आम जनता की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। पौड़ी से भगवान सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गजों के दौरों को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा होने वाला है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। आखिर कितना फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह होगी दूर। क्या रंग लाएगा राहुल गांधी का दौरा? उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी चुनाव को लेकर हमेशा एक्टिव रहती है और अभी हाल ही में उत्तराखंड में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक के दौरे हुए। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 2 दौरे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का कोई चेहरा लंबे समय से उत्तराखंड के दौरे पर नहीं आया। वहीं अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का ये दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए माना जा रहा है। लंबे समय से उत्तराखंड कांग्रेस गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान राहुल गांधी कार्यकर्ता सम्मेलन, संगठनात्मक बैठक और जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार किया जाए। निश्चित रूप में हमारे शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, और आज जिस प्रकार से पूरा विश्व इस बात को मान गया है कि उनकी एक एक बात, चाहे उन्होंने 4 साल पहले कही हो, चाहे 2 साल पहले कही हो, उस समय पे कही गई उनकी बात को तथाकथित गोदी मीडिया ने भले लेफ्ट राइट टर्न करने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी एक एक बात सत्य साबित हुई है और आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। तो ऐसे हमारे शीर्षस्थ नेता के यहाँ आने से हमको उत्साह हमारा और बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, हम उनके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। संभावना है राहुल गांधी जी के गढ़वाल में आर्मी से संबंधित उनका दौरा बन रहा है। हमने कहा है कि पौड़ी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, तो या तो पौड़ी होगा या लहसुरन होगा, संभावना पौड़ी की ज़्यादा है। और वो और एक कुमाऊं में हम उनका दौरा उनका संभावित है। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे ही अभी तैयारियाँ चल रही और बहुत जल्दी माननीय राहुल गांधी जी का गढ़वाल और कुमाऊं का एक दिन का दौरा 2 कार्यक्रम में। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी पहले से ही 2027 चुनाव को लेकर 60 पार का नैरेटिव सेट करने में जुटी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से उत्तराखंड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी पहले भी कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन कुछ परिणाम देखने को नहीं मिला। देखिए, बदलाव राहुल गांधी जी के आने से कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। आपने पिछले दौरे भी राहुल जी के यहाँ पर देखे हैं और वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के बजाय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उससे कमजोरी ही मिली है। उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, उसका क्या परिणाम हुआ आपने देखा होगा। 2023 में वो भी यहाँ आए और अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी इस दौरे के जरिए जनता के बीच ये संदेश देने की तैयारी में है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन को नई दिशा मिलेगी। अब देखना होगा राहुल गांधी इस दौरे से विधानसभा चुनाव और कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर कितना असर पड़ेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून के नए जिलाधिकारी के तौर पर डॉक्टर आशीष चौहान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद उन्हें देहरादून डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार को बतौर जिलाधिकारी आशीष चौहान डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अपना कार्यभार ग्रहण किया। आज ऑनरेबल सीएम सर ने एक वीसी ली थी, तो अभी की जो प्राथमिकता है फौरी तौर पे अगर मैं बात करूं आफ्टर ज्वाइनिंग, तो चारधाम यात्रा के मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि हमारे एंट्री पॉइंट्स विकासनगर की तरफ से भी अगर हम बात करें हर्बतपुर या ऋषिकेश का जो एक हमारा पॉइंट है ट्रांजिट पॉइंट, तो उनको बेटर तरीके से हैंडल करना और यात्रा मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, आने वाले डिज़ास्टर का जो या मानसून सीज़न है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे काम है, लास्ट ईयर के डिज़ास्टर में जितना डिस्ट्रिक्ट में जो लॉसेस हुए हैं उनको बेटर तरीके से उन पे रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फिनिश करवाना, और साथ ही मल्टीपल ऐसे मैटर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी में हैं, उन सभी चीज़ों को प्राथमिकता से करना और जो उत्तराखंड सरकार है उसकी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना और धरातल पर उन चीज़ों को लाने की कोशिश करना, और पुअर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो समस्याएं जहाँ पे सॉल्व की जा सकती हैं उनको वहीं किया जाना चाहिए। तो वही एक बेंचमार्क रहेगा कि पेंडेंसी ना रहे ऑफिस में, डिस्पोजल फास्ट हो और ग्रास रूट लेवल पे बेटर तरीके से एग्जीक्यूशन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। गदरपुर से बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक विफलताओं के कारण होश खो बैठे हैं, इसीलिए पीएम मोदी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की ये अशोभनीय टिप्पणी ये दिखाती है कि वो मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर की गई अशोभनीय टिप्पणी ये कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता दर्शाती है। इस प्रकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात यहाँ देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। इस प्रकार इस पूरे देश का विश्व पटल पे नाम हो, इसकी उन्होंने लगातार प्रयास किया। हमारी विदेश नीति को उन्होंने मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के चर्चित बाघ शिकार कांड में फरार चल रहा मुख्य आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट परिसर में सुबह से वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर तैनात रही, लेकिन आरोपी सीधे कोर्ट पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं जब वन विभाग की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेने की कोशिश की तो कोर्ट परिसर में वकीलों और वन कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मामले में आरोपी से पूछताछ के बाद बाघ शिकार कांड की पूरी साजिश की खुलने की उम्मीद है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। यहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। बता दें कि यातायात के सुगम संचालन और भीड़ नियंत्रण को लेकर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला। देखिए, गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है, अब कल वीकेंड निकला है, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएससी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपीएपी के हमारे जवान इसमें लगे हैं। और सुरक्षा की दृष्टिगत जो है हमारी बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड वो लगातार चेक कर रही है इसमें।
सोमवार को गंगा स्नान के चलते रुड़की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ रही और इस बीच स्टेशन पर तैनात जीआरपी जवानों ने मानवता और सेवा भाव की मिसाल पेश की। बता दें कि भीड़ के बीच एक दिव्यांग व्यक्ति व्हीलचेयर पर रेलवे ट्रैक पार करने के लिए काफी देर से परेशान था। कई लोगों से मदद मांगने के बावजूद उसे सहायता नहीं मिल पाई। इसी बीच जीआरपी जवानों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर समेत उठाकर सुरक्षित ट्रैक पार करवाया। गदरपुर विकासखंड की ग्राम प्रधान कनक देवी ने क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव के विकास के लिए आगे भी कार्य किया जाएगा। रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा किया जाएगा। शौचालय 30 जो शौचालय विहीन लोग थे, इनके शौचालय का जो निरीक्षण हो चुका है। लिस्ट रुद्रपुर में जा चुका है विकास भवन में। कुछ ही दिनों में इनके शौचालय के पैसे गांव में आ जाएंगे। मनरेगा का काम मनरेगा के काम में हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन मनरेगा ऊपर से ही ऑनलाइन बंद है, जिसके कारण मनरेगा का काम अभी चालू नहीं किया गया है। मनरेगा का काम हमारे यहाँ बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। और बाकी देखिए, हमारे गांव में जो भी बीमार पड़ते हैं, कुछ होते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल हमारे पास कोई एम्बुलेंस तो नहीं है, लेकिन हम अपनी पर्सनल गाड़ी को ही हम उनको एम्बुलेंस के तौर पे हम उनको दे देते हैं कि आप, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ड्राइवर है, आप इसको लेके आधी रात को भी कोई मेरे घर में आता है कि मेरी बहू की तबीयत ख़राब है, हम उसको तुरंत 1 मिनट के अंदर उसको हम लेके यहाँ से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। चंपावत जिला अस्पताल में रुद्रपुर के चीमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की ओर से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। शिविर में मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित सलाह और मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। वही न्यूरोपैथी डिटेक्शन कैंप भी लगाया गया, जिसमें आधुनिक मशीनों के जरिए नसों की कमजोरी की जांच की गई। सर, यही रहता है कि हम लोग पहाड़ के लिए निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, और जिसमें हम दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, जो भी हमारी तरफ से इक्विपमेंट वगैरह आते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, सब फ्री रखे जाते हैं। और हम लोग पूर्व में बागेश्वर जिले में भी लगा चुके हैं, और हम हर जिले में लगाते हैं। पहाड़ों के लिए हम लोग तत्पर तैयार रहते हैं। तो ये स्वास्थ्य शिविर जो है डीएम साहब और हमारे सीएमओ साहब के प्रयासों से यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें कि ऐसी स्पेशलिटी जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है इस समय अस्पताल के अंदर में, सुपर स्पेशलिटी, जैसे कि हमारे जो स्पाइन एंड न्यूरोसर्जन अवेलेबल आए हुए हैं फिलहाल, ऑर्थोपेडिशियंस उनके टीम के अंदर में, और रेस्पिरेटरी चेस्ट के जो डॉक्टर साहब हैं वो आए हुए हैं। तो उन मरीजों को जो है पहले से प्रचार प्रसार करके बताया गया था कि यहाँ पे इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी करीब 250 के आसपास के हमारे मरीजों का हमारे रजिस्ट्रेशन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने पत्रकारों को दी सौगात, मीडिया सेंटर का किया शिलान्यास। बोले, पत्रकारों के लिए तैयार हो रहा सुपर हब, सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उठाया कदम। बीकेटीसी मामले में आया नया मोड़, मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने दी सफाई, सवालों में घिरी बीकेटीसी। वन मंत्री के गांव में गुलदार का आतंक, घात लगाकर महिला पर किया हमला, जैसे तैसे ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। और उत्तराखंड बाघ शिकार कांड के मुख्य आरोपी मियां का कोर्ट में आत्मसमर्पण, खोजता रहा वन विभाग, पकड़ने में रहा नाकाम, कोर्ट परिसर में की हिरासत में लेने की कोशिश, वकीलों ने किया बचाव।